लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और साइंस को आगे बढ़ाते हुए क्लास 8 की साइंस का 10th चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन। ये सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये अगर आप सोशल साइंस से भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये इम्पॉर्टेंट है। सुपर टेट हो, जूनियर एडिड एग्ज़ाम हो या फिर यूपी टेट हो, हर एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं और आप इन बुक्स को ज़रूर पढ़ें। फसल उत्पादन कृषि से संबंधित चैप्टर है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो काफ़ी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें एग्रीकल्चर से संबंधित आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फसल उत्पादन के। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। यह सभी किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। ऐसा अनुमान है कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व जब मानव ने नदी के किनारे बसना शुरू किया, तभी से उसने खाद्य पदार्थों को उगाने के तरीके की खोज निकाली और यही से कृषि की शुरुआत हुई। इसके बारे में डिटेल में आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिल जाएगा। सभ्यता के विकास के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए और अनाज, फल, सब्जियों के पौधे उगाए जाने लगे। किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधों के समूह को फसल कहते हैं, जैसे गेहूं की फसल, आलू की फसल, प्याज की फसल, टमाटर जैसी सब्जियों की फसल, फलों तथा फूलों की फसल आदि। मौसम के अनुसार फसलें भी अलग अलग किस्म की होती हैं, जैसे जून से अक्टूबर तक उगाई जाने वाली फसल को खरीफ की फसल कहा जाता है। ये कब से कब तक उगाई जाती है? जून से अक्टूबर तक, जिसके अंतर्गत मक्का, चावल, मूंगफली आदि बोए जाते हैं। नवंबर से अप्रैल माह तक बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाएगा? रबी की फसल कहा जाएगा, जिसमें गेहूं, सरसों, चना, आलू आदि बोए जाते हैं। मार्च से जून माह तक की बोई जाने वाली फसल को जायद की फसल कहते हैं, जिसमें मूंग, उड़द आदि बोए जाते हैं। अच्छी पैदावार के लिए हमारे किसान चरणबद्ध तरीके से खेती करते हैं और इसे अब हम चरणों के रूप में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? मिट्टी तैयार करते हैं। फसल बोने का पहला चरण है खेत की मिट्टी तैयार करना, क्योंकि पौधे मिट्टी से ही जल और आवश्यक पोषण प्राप्त करते हैं। मिट्टी की दरअसल कई किस्में होती हैं। जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है उसे बलुई मिट्टी कहा जाता है। जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे होते हैं उसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं। बलुई और चिकनी मिट्टी का मिश्रण दोमट मिट्टी कहलाता है। जब पेड़ पौधों की पत्तियां, कीट पतंगों तथा गोबर आदि के सड़ने गलने से बना ह्यूमस मिट्टी में मिल जाता है तो तीनों प्रकार की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और भूमि में मिट्टी के कण छोटे बड़े आकार के होते हैं। इन्हें एक साथ करने के लिए सर्वप्रथम खेत में हल द्वारा जुताई की जाती है और जुताई से मिट्टी के बड़े कण छोटे कणों में टूट जाते हैं तथा मिट्टी पोली हो जाती है। उथली जुताई हैरो नामक यंत्र से की जाती है। इससे मिट्टी में वायु संचरण की वृद्धि होती है तथा अनावश्यक पौधे जो कि खरपतवार कहलाए जाते हैं नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी के उलटने पलटने से उसकी जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी के किस्म के आधार पर फसल का चुनाव होता है, जैसे बलुई मिट्टी में तरबूज, खरबूजा, मक्का, बाजरा आदि के लिए उपयुक्त है। चिकनी मिट्टी धान, सनई, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है और दोमट मिट्टी में गेहूं, चना, मटर, टमाटर इत्यादि फसल बोई जाती है। तो देखिए कितनी सारी जानकारी आपको इस चैप्टर से मिल रही है। एक ही चैप्टर पढ़ने पर आपको एग्रीकल्चर की जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको पता चल रही हैं। बीजों का चुनाव किया जाता है। मिट्टी अच्छे से हो गई तो अब बीजों का चुनाव होगा, फिर बुआई होगी। खेतों की मिट्टी तैयार करने तथा बीजों का चयन करके मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। स्वस्थ और अच्छे बीज चुनकर डालने से फसल की गुणवत्ता बनी रहती है।
तो यहाँ पर उदाहरण स्वरूप गेहूं के 100 ग्राम बीज लेकर इन्हें जल से भरे कटोरे में डालिए, कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद आप अवलोकन करेंगे कि कुछ बीज तली में बैठे हुए हैं और कुछ तैरते हुए दिखाई देंगे। जो बीज तैर रहे हैं वे अंदर से खोखले होने के कारण हल्के हैं। ऐसा कीड़ों के खाने के कारण होता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये जो बीज है वो खराब है, ये बीज स्वस्थ नहीं है, ये बुआई के लिए उपयुक्त नहीं है। और इसके विपरीत जो तलहटी में बीज बैठे जाते हैं वो स्वस्थ हैं, बुआई के लिए उत्तम है और उत्तम बीजों की ही बुआई की जाती है। बुआई के कई तरीके हैं, जैसे कुछ पौधों के बीज छितराकर बोए जाते हैं, जैसे बाजरा, मक्का आदि, और कुछ बीज गहराई में बोए जाते हैं। इसके लिए डिवलर तथा बीज बेधक यानी कि सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। धान उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आए उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, तो धान है। धान की बुआई के लिए किसी छोटे भूभाग या पौधघर में धान के बीजों को बोया जाता है। जब इनके छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं तो स्वस्थ पौधों को खेत में रोप देते हैं। इसके बाद मृदा के पोषक तत्व उर्वरक, पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए मृदा से जल और खनिज लवण प्राप्त करते हैं। यदि मृदा में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं तो फसलों की पैदावार और गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो मिट्टी का अच्छा होना ज़रूरी है। कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व हैं जो मिट्टी में होने चाहिए, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पौधे जल और वायु से प्राप्त करते हैं, जबकि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन फास्फोरस तथा पोटेशियम को भूमि से प्राप्त करते हैं। तो मिट्टी में नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि को पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं। पौधों को इन पोषक तत्वों की आवश्यकता मुख्य पोषक तत्वों की अपेक्षा कम मात्रा में होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व, पौधों को कुछ पोषक तत्व जैसे लोहा, तांबा, जिंक आदि की अति सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। फिर भी इनकी कमी होने से पौधे की वृद्धि और विकास और फसल की पैदावार प्रभावित होती है। फसल चक्रण क्या होता है? फसल चक्रण फसल की अच्छी पैदावार के लिए भूमि में सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। खेत में जब एक ही फसल वर्ष दर वर्ष लगाई जाती है तो भूमि की पोषकता प्रभावित होती है। इसके लिए एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाने की प्रथा है। जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है और इसे हम क्या कहते हैं? फसल चक्रण कहते हैं। इसी प्रकार कपास और मूंगफली भी साथ साथ लगाए जाने की परंपरा है। भूमि की उर्वरा शक्ति कुछ सीमा तक इन प्राकृतिक और पारंपरिक उपायों से सुरक्षित रह सकती है, लेकिन मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए रासायनिक, कृत्रिम और प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार शाक सब्जियां, पौधे, पत्तियों और अन्य जैव अवशेष से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ खाद कहलाते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में एकत्रित करके मिट्टी से ढक दिया जाता है और सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं और इस प्रकार की तैयार की गई खाद को कंपोस्ट कहा जाता है। खाद के माध्यम से पोषक तत्व यदि पूरे न पड़े तो तब रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक उर्वरक ऐसे लवण तथा कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन आदि उपस्थित होते हैं। प्रमुख रासायनिक उर्वरक हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट, ऑफलाइन इत्यादि। इनमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उर्वरक जल में अति घुलनशील होते हैं, इसके कारण पौधों की जड़ों तथा द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और पैदावार बढ़ाने में सहायक होते हैं। अलग अलग फसलों के लिए उर्वरक भी अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे दलहनी फसलों को
नाइट्रोजनी उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इन पौधों की नाइट्रोजन की जरूरत उनकी जड़ों में स्थित जीवाणुओं की सहायता से नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा पूरी हो जाती है। तो नाइट्रोजन चक्र और नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, थोड़ा सा जान लेते हैं। नाइट्रोजन सभी खाद्य पदार्थों का एक आवश्यक अवयव है, हालांकि यह वायु में प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। फिर भी पौधे इससे सीधे वायुमंडल में ग्रहण नहीं कर सकते। वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेटम से नाइट्रेटस में बदलने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाई जाती है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेटस के रूप में निम्नलिखित विधियों द्वारा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर विधि है, जिसमें सबसे पहले सूक्ष्म जीवों द्वारा मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जैसे एजोटोबैक्टर और आदि बैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेटस में बदलते हैं। इसके अलावा दलहन कुल के पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, जिनमें सूक्ष्म जीवाणु राइजोबियम, इसको हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा था, ये जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेटस में बदलते हैं, जिनका उपयोग पौधों द्वारा किया जाता है। ताड़ित एवं वर्षा द्वारा तेज वर्षा के समय बिजली कड़कने पर नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनती है, जो वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, और ये अम्ल वर्षा के साथ भूमि पर गिरते हैं तो कैल्शियम मैग्नीशियम को उनके घुलनशील नाइट्रेटस में बदल देता है और जल में घुलकर ये लवण जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। रासायनिक उर्वरकों द्वारा भी वायु की नाइट्रोजन फैक्ट्रियों में रासायनिक यौगिकों में परिवर्तन की जाती है और उर्वरकों के रूप में इनका इस्तेमाल भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त विधियों द्वारा वायु की नाइट्रोजन नाइट्रेटस के रूप में पौधों द्वारा इस्तेमाल होकर भोज्य पदार्थों में जाती है और भोजन के रूप में जंतुओं में पहुंचती है। पौधों तथा जंतुओं के मृत होने पर सूक्ष्म जीवाणु द्वारा इनका अपघटन होता है और नाइट्रोजन पुनः वायु में मिल जाती है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाया जाता है, यही प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र कहलाई जाती है। इसके द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है। तो हर चीज़ का चक्र है और ये चक्र चलता रहता है, और सही मात्रा में चलता रहे तो वायुमंडल में की जो गैसेस हैं उनकी जो उपस्थिति है वो बिल्कुल बनी रहती है। फिर है फसलों की सिंचाई। फसलों की सिंचाई से भी पोषक तत्व प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार जो अवांछनीय पौधे होते हैं जो खेतों में उग जाते हैं। खेत में फसल के पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं और फसल की उत्पादकता को कम कर देते हैं, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। यह भी भूमि से जल और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जिससे मुख्य जो फसल है वो प्रभावित हो जाती है। इसीलिए इन खरपतवार को हटाना पड़ता है। खरपतवार को कुछ रसायनों जैसे 2,4-D तथा मेटाफ्लोर द्वारा नष्ट किया जाता है। कटाई और मड़ाई। फसल पकाने या तैयार होने के बाद फसल उत्पादन को काटना कटाई कहलाया जाता है। फसल के दानों से भूसा अलग करना मड़ाई कहलाता है। अक्सर कटाई और मड़ाई का कार्य विशेष यंत्र कंबाइन द्वारा एक साथ किया जाता है। गेहूं की मड़ाई थ्रेसर द्वारा की जाती है, तो ये थ्रेसर आप ध्यान रखें, मड़ाई के काम आता है। और धान के लिए पैडी थ्रेसर का प्रयोग करते हैं। छोटे किसान फटककर बीजों को भूसे से अलग करते हैं और इस प्रक्रिया में भूसे के हल्के तिनके हवा के साथ उड़कर दूर चले जाते हैं और बीज भारी होने के कारण भूमि पर सीधे गिरते हैं। तो फटककर थ्रेसर से बीजों को अलग किया जाता है। भंडारण किया जाता है बाद में। उपरोक्त पद्धतियों द्वारा फसल उत्पादन के पश्चात उपज का भंडारण एक महत्वपूर्ण चरण है। भंडारण में ताप का भी ध्यान रखा जाता है। जिन खाद्यान्नों में पानी की मात्रा कम होती है, जैसे अनाज, दालें इत्यादि, को कमरे के ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। फल सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें कम ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है। हरित क्रांति और फसल समुन्नति। तो खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्य संस्थान FCI के माल गोदामों में
केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो हरित क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन ज़रूर आता है। फसल उत्पादन के सभी चरण क्रमबद्ध तरीके से अपनाए जाने पर पैदावार में वृद्धि होती है। देश की दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति के लिए फसल उत्पादन की पद्धतियों में सुधार और विकास होते रहते हैं। कृषि में सुधार लाने के उद्देश्य से इसके लिए प्रयास 1960 से शुरू किए गए और इसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के तहत कृषि के क्षेत्र में आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, हल, सिंचाई के साधन जैसे ट्यूबवेल, उन्नत कोटि के बीज, कीटनाशक दवाओं तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। फसल उत्पादन में वृद्धि का दूसरा उपाय फसल की उन्नत किस्मों का विकास और उपयोग करना है। यह प्रणाली फसल समुन्नति कहलाती है। इसमें वांछित गुण वाली दो भिन्न किस्मों में परस्पर संकरण करवाकर नई किस्म विकसित की जाती है। जैसे गेहूं का एक किस्म की उत्पादकता अधिक है किंतु कवकों के द्वारा संक्रमण शीघ्र हो जाता है, जबकि दूसरी किस्म की उत्पादकता कम किंतु कवकों के संक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता अधिक होती है। तो इन दोनों किस्मों के संकरण द्वारा गेहूं की ऐसी किस्म विकसित की जाती है जिसकी उत्पादकता भी हो और कवकों द्वारा संक्रमित होने की जो संभावना है वो भी ना रहे। इसी तरह विभिन्न फसलों में वांछित गुणों के परस्पर संकरण से प्राप्त समुन्नत किस्में सारणी में दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर देखोगे गुण की समुन्नत किस्में कौन सी है? सोनालिका। तो सोनालिका जो है वो गेहूं की एक किस्म का नाम है। फिर कल्याण सोना, तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि सोनालिका किसकी किस्म है, तब आपका आंसर क्या होगा? गेहूं। धान की किस्मों के नाम जया, पद्मा, पूसा 215, मक्का की गंगा और रंजीत। ये किस्में आपको याद रखनी है। उन्नत बीजों के उपयोग में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु इससे मिट्टी की गुणवत्ता और जल की उपलब्धता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जंतुओं में प्राप्त खाद्य पदार्थ, तो जंतुओं में प्राप्त खाद्य पदार्थ में दुग्ध उत्पादन पढ़ते हैं। दूध देने वाले पशु जैसे गाय, भैंस को डेयरी फार्म में पालते हैं। ये पशु दुधारू पशु कहलाते हैं। प्राचीन काल से ही गाय और भैंस दुग्ध उत्पादन का मुख्य स्रोत हैं। दूध से हमें विभिन्न पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ई प्राप्त होते हैं। इसीलिए दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। गाय की देसी नस्ल कौन कौन सी हैं? साहिवाल, सिंधी, देवनी, ये गाय की देसी नस्ल है। गाय की विदेशी नस्ल होल्स्टीन फ्रीजियन है। भैंस की नस्लें मुर्रा, मेहसानी, सुखी, जीली। तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, होल्स्टीन किसकी नस्ल है या मुर्रा किसे कहते हैं, मुर्रा किसकी नस्ल है। तो जो सही आंसर है वो आप लगा सकते हैं। जैसे होल्स्टीन गाय की है और मुर्रा जो है वो भैंस की है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। तो क्वेश्चन जो भी आते हैं वो इन्हीं चैप्टर से बनकर आएंगे। तो आपको बहुत चीज़ें ध्यान रखनी है, उसके लिए आपको पढ़ना है और याद रखना है। संकरण द्वारा गायों तथा भैंसों की उन्नत नस्लें विकसित की जाती हैं। इससे अधिक दुग्ध उत्पादन और रोग रोधी जैसे वांछित लक्षणों वाली नस्लों के विकास में सहायता मिलती है। गाय की उच्च उत्पाद वाली किस्में फ्रीजियन, साहिवाल तथा होल्स्टीन फ्रीजियन हैं। मुर्रा भैंसें लगभग 2000 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती हैं। कुक्कुट पालन, अंडे और मांस प्राप्ति के उद्देश्य से मुर्गी, बतख इत्यादि पक्षियों का पालना कुक्कुट पालन कहलाया जाता है। मुर्गी अंडे पर बैठकर उसे 21 दिन तक सेती है और इस अवधि को ऊष्मायन काल कहते हैं। इससे अंडे को नमी और ऊष्मता मिलती है और यह अंडे में भ्रूण के विकास और अंडों के स्फुटन में सहायक है। इस प्रक्रम को प्राकृतिक स्फुटन कहते हैं। बड़े कुक्कुट फार्म में अंडे सेने का कार्य विशेष उपकरणों द्वारा किया जाता है जिन्हें ऊष्मा यंत्र कहते हैं। इनका जो ताप होता है वो स्थिर रखते हैं। मत्स्य पालन, हमारे देश में मछली एक अन्य प्रमुख खाद्य स्रोत है। तटीय क्षेत्रों में नदियों के समीप रहने वाले विशाल जन समुदाय नियमित रूप से मछली का सेवन करते हैं। यह जंतु प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है।
शार्क और कांड जैसी मछलियाँ से प्रचुर मात्रा में मछलियों का तेल मिलता है जिसमें विटामिन ए और डी पाया जाता है। मछलियों की पूंछ, पंख और हड्डियों का उपयोग खाद्य के रूप में भी किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर का एंड होता है। तो हमने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें जानी इस चैप्टर से और कृषि से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें जानी। तो आप एक बार और वीडियो ज़रूर देखें, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे उनको ज़रूर लिखें, उनको ध्यान रखें, याद करें और क्वेश्चन किस तरह से बन के आता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो एग्जाम्पल है, अभ्यास प्रश्न है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में रबी की फसल है और इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में रबी की फसल है धान, मक्का, मूंगफली या गेहूँ। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी गेहूँ होगा। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। निम्नलिखित में खरपतवार नाशी है यूरिया, कंपोस्ट, मेटाक्लोर या अमोनियम फास्फेट। तो खरपतवार नाशी है मेटाक्लोर। ऑप्शन सी। यूरिया उर्वरक है नाइट्रोजनी, स्फूरी, पोटेशिक या संयुक्त। तो यूरिया उर्वरक है, ऑप्शन ए नाइट्रोजनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साहीवाल है गाय, भैंस, मछली, मुर्गी। जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि आपको नस्ल दे दी जाएगी और पूछा जाएगा ये किसकी नस्ल है। तो साहीवाल जो है वो गाय की देशी नस्ल होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो एंड होता है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।